नमस्कार। हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग कंप्लीट जेट ICAR BHU का सिलेबस हमारे ऐप रामेश्वरम लाइव क्लासेस पर चला रहे हैं। तो आप लोग वहाँ पर जुड़े, ऐप में अपना सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम है, सिर्फ 2 महीने आपके पास है। तो बाकी लोगों से आगे निकलने के लिए आपको कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा, और उस स्पेशलिटी के लिए हम आपके लिए उस ऐप पे इतना सारा कंटेंट लेके आए हैं। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस है, आपकी टेस्ट सीरीज है, आपका रिजल्ट है टेस्ट सीरीज का, ये सारी चीजें वहां पर इन्वॉल्व है। आपको लाइव क्लासेस भी वहां पर देखने को मिलेगी, यानी लाइव सेशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी माध्यम से आप बाकी सब लोगों से आगे निकल सकते हो, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा। बिना प्रयास किए आप बाकी लोगों से आगे नहीं निकल सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास आपको करना पड़ेगा, बिना प्रयास के आप पीछे रह जाओगे। तो सिर्फ 2 महीने आपको अपनी जिंदगी के निकाल कर जेट ICAR BHU के लिए लगाने हैं, क्योंकि लॉकडाउन में मजे तो वैसे भी नहीं है। ये मजे आप करो, इससे बेटर है कि आप कॉलेज में जाओगे तो वहां पर ज्यादा मजे हैं। तो उन मजों को ग्रहण करने के लिए आपको पहले सिलेक्शन लेना पड़ेगा, वरना कॉलेज के गेट पर लिखा हुआ है बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्योंकि बिना मार्क्स के आप वहां पर ज्वाइन नहीं कर सकते। BSc यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करनी है तो आपको पेपर फाइट करना ही पड़ेगा। तो आप क्लास पे जाओ, वहां पर ज्वाइन करो, और लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए ही आपकी जो फी है उस फी को बनाया गया है कि इस स्ट्रक्चर से अभी आप फिल कर सकते हो। कोई ज्यादा नहीं है, 2 महीने में नॉर्मल फीस है। वो आपके जो नंबर दिए हुए हैं KCP एग्रो क्लासेस के, उन पे कांटेक्ट करके डायरेक्टर सर से बात करें, वो आपको बता देंगे। तो सबसे बड़ा गाइड यही है कि आप जाओ और ऐप को ज्वाइन करो। हाँ, इतना हम आपको गारंटी दे सकते हैं, आपको बिलीव दिलवा सकते हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर के मोर देन 95% क्वेश्चन वहीं से उसी कंटेंट में से मिल जाएगा। इसकी गारंटी दे सकते हैं। जैसा कि मैंने कल एटॉमिक साइज के 10 साल के क्वेश्चन करवाए थे, जो बिल्कुल 0 लेवल क्वेश्चंस थे ट्रिक्स पढ़ने के बाद में। वरना छोटी छोटी गलतियों से आपको पता है, एक एक क्वेश्चन जोड़ के 4 नंबर से गुणा करते करते आपके सिलेक्शन के मार्क्स बन जाते हैं। तो आपको तैयारी के लिए डेडिकेशन होना पड़ेगा, डेडिकेट होना पड़ेगा। बिना डेडिकेशन के आप कॉलेज तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपसे भी बढ़िया बढ़िया शेर है जो तैयारी कर रहे हैं। कुछ शेर लॉकडाउन के चक्कर में सो रहे हैं, तो आपके पास टाइम है कि उन शेरों को पीछे छोड़कर आप आगे निकल जाए। तो यही उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी ऐप को ज्वाइन करो, क्योंकि आपके जो लेक्चर होंगे वो यूट्यूब पे ना मिलके आपको ऐप में मिलेंगे, और वहीं पे आपको सारी ट्रिक्स देखने को मिलेगी। ऐप को ज्वाइन करें। न्यूनतम फीस है, कोई ज्यादा फीस नहीं है। आप वहां पर जाके सर से डिस्कस करें। बिल्कुल आप नॉर्मल डेली लाइफ में आपकी जो पॉकेट मनी है उससे भी कोर्स परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जैसा कि मैंने एटॉमिक साइज पढ़ाया था और एटॉमिक साइज के 10 साल के क्वेश्चन करवाए थे, उसी कड़ी में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहा हूं। उसी के साथ में उसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर फोकस करते हैं। ज्यादा आपको एटॉमिक साइज को ही फोकस करना है, उस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक। तो आप ध्यान रखिए, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको आप आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, जिसको आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में आयनन ऊर्जा या फिर आयनन विभव बोलते हैं। तो देखते हैं आयनन विभव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है।
तो आप ध्यान रखिए, देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी को शॉर्ट में बोला जाता है आईई। क्या बोला जाता है? आईई। तो देखो इसको याद कैसे रखना है, आईई में देखो ई आ रहा है, तो ई से आप याद कर लोगे एग्जिट। क्या करना है? एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बाहर करना। एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर करना। तो आईई किससे रिलेटेड है? किसी भी परमाणु में से, किसी भी परमाणु में से उसका जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने में लगाई गई क्या है? एनर्जी है। क्या है? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगाई गई एनर्जी क्या है? आईई। ई से क्या याद रखोगे? एग्जिट। क्योंकि अभी जो अपन एक चीज पढ़ेंगे आगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो उसके अंदर क्या होगा? ए का मतलब, अब देखो वहां पर ई है, ई का मतलब एग्जिट, और यहां पर ए का मतलब आप याद करोगे ऐड करना। तो अभी अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने की। तो देखिए इलेक्ट्रॉन को निकालने पर क्या होगा, इस चीज को समझते हैं। अब देखो अपने को क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है। कहां से निकालना है? ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान रखना। आइसोलेटेड गैसियस एटम से, यानी मैं क्या बोल सकता हूं? मुक्त गैसीय परमाणु से। यानी कि आपको मान लो कोई यहां पर एलिमेंट दिया, मान लो मैंने मैग्नीशियम दिया, तो मैग्नीशियम क्या मेटल है? वो मान लो सॉलिड स्टेट में है। ये लो मैग्नीशियम का सॉलिड स्टेट के अंदर उसका क्या है? क्रिस्टल पड़ा है। तो आपको सबसे पहले मैग्नीशियम जो सॉलिड था, इस मैग्नीशियम को पहले आपको गैसियस एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर इसका एक एटम लेंगे। क्या लेंगे? एक एटम। उस एक एटम में से मेरे को क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। तो पहला काम है आपको गैसियस एटम में कन्वर्ट करना। इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है? किसी गैसियस एटम से, यानी मुक्त गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक क्या है? ऊर्जा है। अब बताओ, जब इलेक्ट्रॉन को निकालने में मुझे एनर्जी सिस्टम में लगानी पड़ रही है, मान लो ये मेरा कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में मैं एनर्जी लगा रहा हूं, तो बताओ एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक है? यानी कि ऊष्मा शोषी है या ऊष्मा सेपी है? तो जब एनर्जी लगा रहा हूं तो क्या बोल सकता हूं? ऊष्मा शोषी है। कैसी है? ऊष्मा शोषी। क्योंकि एनर्जी लगाकर मैं क्या कर रहा हूं? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा हूं, इसलिए क्या हो गई? ऊष्मा शोषी। तो एक चीज ध्यान रखना है, तो पहला पॉइंट क्या था? मुक्त, क्या बोल सकता हूं? तो क्या लिखेंगे? पहला, मुक्त गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने में आवश्यक ऊर्जा है। आवश्यक ऊर्जा का मतलब क्या है? कि मेरे को एनर्जी क्या पड़ रही है? लगानी पड़ रही है। तो एनर्जी लगानी पड़ेगी। बताओ, एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो यहां से क्या बोल सकता हूं मैं? कि ये एक प्रकार की क्या है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। क्या है? ऊष्मा शोषी प्रक्रम। मुझे बताओ, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी का मतलब, मान लो ये मेरा कोई सिस्टम है, इसकी एनर्जी थी 2 किलो कैलोरी, मान लो इसकी एनर्जी कितनी थी? 2 किलो कैलोरी। मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मान लो 1 किलो कैलोरी एनर्जी लगाई, 1 किलो एनर्जी लगाई। तो अब मुझे बताइए, यदि मैं डेल्टा एच का मतलब क्या है? चेंज इन एंथैल्पी, ऊर्जा के अंदर चेंज। तो चेंज का मतलब क्या होता है? अंतिम माइनस प्रारंभिक। क्या होगा? अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम कितनी होगी? 2 और 1 3, तो ये 3 किलो कैलोरी माइनस प्रारंभिक कितनी थी? 2 किलो कैलोरी। ये माना गया है, ये वैल्यू मानी हुई है, मान लो मेरी। तो 3 में से 2 गया, इसका मतलब आंसर किस में आया? यार भाई, पॉजिटिव आंसर आया, धनात्मक आंसर आया। इसका मतलब इस एंडोथर्मिक प्रोसेस का जब मैं निरूपण करूंगा तो एनर्जी के अंदर हमेशा किसका साइन आएगा? धनात्मक साइन आएगा। या डेल्टा एच जो है वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा?
पॉजिटिव रहेगा। तो अपने पास में कितने पॉइंट आ गए? नंबर 1 चीज इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, नंबर 2 चीज एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और नंबर तीसरा पॉइंट क्या है कि इसके अंदर डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, आयनाइजेशन एनर्जी के। अब देखिए आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बोल रहा है? मुझे एक चीज बताइए, कोई भी एटम पड़ा है, इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो पीछे क्या छोड़ के जाता है? पॉजिटिव छोड़ के जाता है। इसको क्या बनाएगा? धनावेश बनाएगा, क्योंकि नेगेटिव जब दूर जाता है तो पीछे क्या छोड़ के जाता है? पॉजिटिव। और जब नेगेटिव आता है तो साथ में क्या लेके आता है? नेगेटिव लेके आता है। मान लो मेरे एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग का है। कैसा है? नेगेटिव थिंकिंग का। तो जब वो मेरे पास रहेगा तो मेरे पास में भी क्या होगी? नेगेटिविटी आने के चांसेस ज्यादा रहेगी, क्योंकि अपने को बोला जाता है कि संगत का असर, तो नेगेटिविटी रहेगी। पर बताओ वो नेगेटिव जब दूर चला जाएगा मेरे से, मान लो मेरी उससे दुश्मनी होगी, तो अब मेरे पास क्या होगी? मैं पॉजिटिविटी होगी मेरे पास, क्योंकि नेगेटिव कहां चला गया? दूर। तो जब नेगेटिव जाता है तो पीछे क्या छोड़ के जाता है? पॉजिटिव छोड़ के जाता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या Ie, जो अपनी Ie है, Ie धनावेश निर्माण से संबंधित प्रक्रम है? क्या है? धनावेश निर्माण से संबंधित क्या है? प्रक्रम है। अब देखो Ie के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो इधर देखिए Ie के बारे में और इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। ध्यान रखना, मान लो मेरे पास में कोई एटम ए था, तो इसको मैंने क्या बनाया? जब मैं इसको पहली Ie दूंगा, क्या दूंगा? Ie फर्स्ट का मतलब पहली बार मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। ऐसा नहीं कि आप एक एटम में से चार इलेक्ट्रॉन एक साथ निकाल लेंगे ना, एक एक करके आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो ए से मेरे को क्या निकालना है? एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या दूंगा? Ie फर्स्ट। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? A प्लस। अब A प्लस से मान लो मेरे को और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मेरे को क्या देनी पड़ेगी? Ie सेकेंड। तो ये क्या बन जाएगा? A2 प्लस। यहां से भी क्या निकल गया? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्या निकल गया? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। मान लो मैंने इसको फिर Ie दी, तो अब की बार क्या दूंगा? Ie थर्ड दूंगा, तो क्या बनेगा? A+3। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन और क्या कर दिया? मैंने निकाल दिया। तो देखो मेरा पॉइंट क्या है, उस पॉइंट को इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, उससे क्वेश्चन आया हुआ है। पॉइंट क्या बोल रहा है कि क्रमागत Ie हमेशा बढ़ती है। क्या बोल रहा है? क्रमागत Ie हमेशा बढ़ती है, मतलब सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज इंक्रीज्ड। क्यों ऐसा क्यों हुआ? Ie क्यों बढ़ी? इसका मतलब क्या पता है? क्या ये बोलना चाह रहा है कि Ie फर्स्ट से बड़ी होगी Ie सेकंड, और उससे बड़ी होगी Ie थर्ड। क्या बोल रहा है? Ie फर्स्ट से बड़ी होगी Ie सेकंड, और Ie सेकंड से बड़ी होगी Ie थर्ड। ऐसा क्यों हुआ? समझिए इस चीज को। मेरे पास जब A था, मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, A की जगह मान लो मेरे पास में है कोई एलिमेंट है, मान लो मैंने ले लिया, यहां पर मेरे पास में था एल्यूमिनियम। क्या था? एल्यूमिनियम। मैंने एल्यूमिनियम को जब Ie फर्स्ट दी, क्या दी? Ie फर्स्ट। तो ये क्या बना? एल्यूमिनियम +1। मैंने जब इसको दी Ie सेकंड, क्या दिया? Ie सेकंड दिया, तो ये एल्यूमिनियम क्या बना? एल्यूमिनियम +2। जब मैंने इसको Ie3 दिया, तो ये क्या बना? एल्यूमिनियम +3 बना। क्या बना? एल्यूमिनियम +3। तो एक चीज नोटिस कीजिए, यहां पर जो एल्यूमिनियम है इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 13। एल्यूमिनियम प्लस में भी क्या है? प्रोटॉन 13। एल्यूमिनियम +2 में भी कितने हैं? 13। एल्यूमिनियम +3 में भी कितने हैं? प्रोटॉन 13।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हुई है। धनात्मक का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, प्रोटॉन थोड़ी ही निकले ना, प्रोटॉन बाहर नहीं निकला है। प्रोटॉन बाहर नहीं निकला है तो आप देखिए यहां पर सभी के पास प्रोटॉन कितने हैं, 13। एल्यूमिनियम जब उदासीन था, एल्यूमिनियम जब उदासीन था पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, 13। एल्यूमिनियम प्लस तो आता है, इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 12। एल्यूमिनियम प्लस 2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 11। एल्यूमिनियम प्लस 3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10। कितनी हो गई, 10। कितनी हो गई, 10। तो एक चीज नोटिस कीजिए कि एल्यूमिनियम 13 के प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहे हैं, उससे आगे वाले में 13 इलेक्ट्रॉन 12 को आकर्षित कर रहे हैं, 13 इलेक्ट्रॉन 11 को आकर्षित कर रहे हैं, और 13 इलेक्ट्रॉन किसको आकर्षित कर रहे हैं, 10 को आकर्षित कर रहे हैं। तो आकर्षण सबसे ज्यादा कहां हुआ, देखो इससे ज्यादा आकर्षण हुआ एल्यूमिनियम प्लस 1 में, क्योंकि यहां पर 13 प्रोटॉन 12 को आकर्षित कर रहे हैं। उससे आगे वाले में एल्यूमिनियम प्लस 2 में 13 11 को आकर्षित कर रहे हैं, तो अब की बार ज्यादा आकर्षण रहेगा इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि 13 प्रोटॉन 11 को कर रहे हैं। उसके बाद देखो एल्यूमिनियम प्लस 3 में 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहे हैं। इसका मतलब आकर्षण और ज्यादा बढ़ गया, और आकर्षण ज्यादा बढ़ेगा तो एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसलिए आईई फर्स्ट से ज्यादा होती है आईई सेकंड से ज्यादा होती है आईई थर्ड। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट कर लेना। तो हमेशा ध्यान रखो कि एक ही तत्व के लिए, ऐसा नहीं आप एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम के साथ में कंपैरिजन कर रहे हो, नहीं, केवल एल्यूमिनियम में मान लो एक ही एलिमेंट की बात कर रहा हूं कि एक ही एलिमेंट के लिए क्रमागत आईई हमेशा क्या होती है, बढ़ती हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जब आप चलोगे तो ध्यान रखना आईई जो है, यहां से मैं बता रहा हूं आईई, ये साइज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसी होती है, साइज के व्युत्क्रमानुपाती। क्यों, आप खुद समझो ना, साइज अगर ज्यादा तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम, यदि इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का आकर्षण कम तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली पड़ा रहेगा, बाह्यतम कोश में ढीला डाला पड़ा रहेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी, कम लगानी पड़ेगी। मतलब साइज जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतनी ही आसानी होगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर पड़ा है वो आसानी से निकल सकता है यदि एटम की साइज क्या है, ज्यादा है। तो बोल सकते हैं आईई का साइज के साथ में उल्टा संबंध है, उल्टा संबंध है। अरे नाजायज मत कर लेना, उल्टा संबंध है। अब देखिए यहां से कितने पॉइंटों के आंसर सीधे कर सकते हैं। नंबर 1, यदि दी गई श्रेणी सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो अब मुझे बताइए सम इलेक्ट्रॉनिक वाले में साइज का अपन ने क्या पढ़ा था, साइज का क्रम क्या था, तो याद करो साइज का क्रम था पहले नेगेटिव, फिर उदासीन और फिर पॉजिटिव। क्या था, नेगेटिव, उदासीन और पॉजिटिव। तो आईई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा। आईई में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की ज्यादा, फिर उदासीन और फिर क्या होगा, नेगेटिव। तो अब की बार आईई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आईई के बारे में, यदि दी गई श्रेणी कैसी हो, समस्थानिक हो। यदि समस्थानिक हो तो आप ध्यान रखना आईई क्या होगी, बराबर होगी। तो आईई लगभग क्या होगी, समान होगी। क्या होगी, लगभग समान होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर वही बात, आइसोटोप यानी समस्थानिकों के अंदर क्या होता है, सिर्फ न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती है, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो मान लो H12 मतलब ड्यूटेरियम और ट्राइटियम की बात कर रहे हैं, तो इनकी आईई क्या होगी, लगभग बराबर होगी, लगभग बराबर होगी। तो इस प्रकार 3 पॉइंट अभी तक आ चुके हैं। क्रमागत आई ही बढ़ेगी, दी गई श्रेणी यदि सम इलेक्ट्रॉनिक हो तो साइज
के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और दी गई श्रेणी समस्थानिक हो तो हमेशा आई ई क्या होगी, लगभग बराबर होगी। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान रखना क्या है कि यदि आपके पास में कोई भी दी गई श्रेणी सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो तो आपको क्या चेक करना है, कोष की संख्या। क्या चेक करनी है, कोष की संख्या। तो क्या बोल रहा हूं, दी गई श्रेणी यदि सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो तो कोष की संख्या ज्ञात करें, और जिसके पास कोष कम होगी उसकी आईई, क्योंकि कोष की संख्या यदि कम तो उसकी साइज क्या होगी, कम। साइज कम होगी तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे होल्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, आकर्षण के साथ में पकड़ा हुआ रहेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो क्या बोल सकता हूं कि कम कोष की आईई क्या होगी, ज्यादा होगी अधिक कोष से। अब देखिए यदि कोष की संख्या समान है, क्या बोल रहा हूं, यदि कोष की संख्या क्या होनी चाहिए, यदि समान है, मतलब n बराबर क्या है, सेम है। n क्या है, सेम है। यदि कोष की संख्या समान है तो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, उससे ध्यान रखना। तो आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, सिर्फ ये सबसे पहले कंडीशन अप्लाई करोगी कि n की वैल्यू बराबर है, तो आप क्या लगाओगे, तो आपको एक क्रम ध्यान रखना, 6 5 3 4 2 2 1 1। तो क्या ध्यान रखना, P6 P5 P3 P4 P2 S2 P1 S1। इस प्रकार आपको क्या करना है, अरेंज करना है, इस प्रकार अरेंज करना है। देखना कैसे, मान लो मैंने सेकंड आवर्त की बात की, तो सेकंड आवर्त के अंदर क्या क्या है, यहां पर देखो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और मैंने क्या लिया, नियोन लिया। या आप देखो, आप लिथियम और बेरिलियम को भी ले लो, लिथियम बेरिलियम, ये मैंने एलिमेंट लिए। आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो सभी का, ये क्या होता है, S1 S2 P1 P2 P3 P4 P5 और P6। ये क्या होता है, 2s1 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 और 2p6। तो मैंने कहा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको इसका क्रम अरेंज करना है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले 6 वाला, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, नियोन की। उसके बाद में फ्लोरीन की, फ्लोरीन के बाद में ऑक्सीजन नहीं आएगा, कौन आएगा, नाइट्रोजन आएगा। उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में कार्बन, कार्बन के बाद में क्या होगा, बोरोन नहीं, क्या आएगा, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में बोरोन, और उसके बाद में लिथियम। तो ये क्या आ गया, आपके पास में क्रम आ गया किसका, आई ई का। इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, और क्या लिख देना, MTR, मुझे तो रट लो। तो आपको सिर्फ नंबर ध्यान रखना, 6 5 3 4 2 2 1 1। इससे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
चलते हैं डी ब्लॉक पे। अब देखिए डी ब्लॉक में जाने से पहले मैं एक ग्राफ डिस्कस कर रहा हूं, तो उस ग्राफ में जब आप नोटिस करोगे तो जैसे ही मैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन की तरफ जाता हूं, और इधर मैंने ले ली आईई, आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनन ऊर्जा। तो यहां पर देखा गया था, अभी मैंने क्या बताया था, 6 5 3 4 2 2 1 1। तो आपको देख रहे 6, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा थी। उसके बाद में जब फ्लोरीन पे आए, जब मैं नियोन से फ्लोरीन पर आया तो क्या हुआ, 6 से 5 से कहा जाना था, 4 पे कम हुई, लेकिन 3 पर 4 से क्या थी, ज्यादा थी। 3 पर क्या थी, 4 से ज्यादा थी, लेकिन 5 से क्या थी, कम थी। तो ये ग्राफ इस प्रकार आया। फिर 3 से देखो, मैं वापस देखो 4 पे नीचे, 4 से मैं कहा गया, 2 पे गया, 2 से मैं गया 1 पर, लेकिन जब एच यानी बेरिलियम पर गया तो बेरिलियम की बोरोन से क्या थी, हल्की सी ज्यादा, तो ये थोड़ी सी इससे क्या थी, ज्यादा। लेकिन इससे क्या थी, कम थी। और बेरिलियम से मैं लिथियम पे गया था तो क्या है, वापस ही 1, वो क्या थी, इससे कम, तो यहां पर क्या आ गया, लिथियम। तो इस प्रकार क्या क्रम घटता गया। तो ये ग्राफ आप एनसीईआरटी में देखोगे तो इस ग्राफ में 2 जगह यहां पर ये वापस पीक उठे हुए हैं। ये इसलिए उठे हुए क्योंकि अभी मैंने बताया था, एक तो 3 पे अभी ये चुकेगा और एक 2 पे आते हुए क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो ये ग्राफ इसलिए क्वेश्चन में कभी कभार ग्राफ देकर भी आंसर करवा लेता है कि ये ग्राफ किसका है, तो किसका ध्यान रखना है, आईई का ग्राफ होता है। अब चलते हैं डी ब्लॉक में, इस ग्राफ को नोट कर लेना। जब डी ब्लॉक में जाएंगे तो डी ब्लॉक में मैंने क्या बताया था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इसके अंदर याद करो 8th वाले में फेरस, कोबाल्ट और निकल का साइज क्या होता है, लगभग सिमिलर। स्कैंडियम जो था, यहां से मैंगनीज तक साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज, और निकल से कॉपर और जिंक की साइज क्या थी, ज्यादा थी। अभी मैंने क्या बोला था कि जो साइज होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आईई। आईई क्या होती है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, उल्टा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अब साइज का यदि ये क्रम है तो आईई का क्रम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। तो क्या हो जाएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक में। अब की बार उल्टा हो जाएगा साइन, तो स्कैंडियम से ज्यादा टाइटेनियम, टाइटेनियम से ज्यादा वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, उससे ज्यादा फेरस, इनकी तीनों की इक्वल, और इनसे कम हो जाएगी कॉपर और यहां पर जिंक की। तो इस प्रकार साइज का जो क्रम था, साइज वाले को याद रखना, उसका उल्टा कर देना है आईई में। अब चलते, लेकिन यदि वो क्या करे, इसका आयन बना दे, क्या बना दे, आयन बना दे। आयन बनाएगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, यदि मैं इन सबके आयन बना दूं समान वाले, जैसे स्कैंडियम 2+, टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+, क्रोमियम 2+, मैंगनीज 2+, फेरस 2+, कोबाल्ट 2+, निकल 2+, कॉपर 2+ और जिंक 2+। तो आप देखो यहां पर एक चीज नोट करोगे कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन 4s2 वाले निकलेंगे। क्या निकलेंगे, 4s2 वाले।
तो ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन समान कोश से निकले, समान कोश से निकले, तो मैंने एटॉमिक साइज वाले में क्या बताया था, इनकी साइज कंटिन्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। साइज क्या होगी, कंटिन्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो यहां पर देखो, मैं इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो ये क्या था, D10 9 8 7 5 4 3 सॉरी 7 1 6 5 4 3 2 और ये क्या हो गया 1। अब की बार देखो साइज क्या हो रही है, कंटिन्यू घट रही है। सिर्फ यहां पर ध्यान रखना, मैंगनीज वाले में ये क्या है, हाफ फील्ड है, तो यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी क्या हो जाएगा, यहां पर भी आई क्या हो जाएगी, साइज के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। तो यहां पर साइज देखो घट रही थी, तो आपको क्या करना, आई में किसकी ज्यादा होगी, 10, उसके बाद में 9, उसके बाद में 8, उसके बाद में 7, 7 के बाद में देखो 5, उसके बाद में 6, उसके बाद में 4, उसके बाद में 3, उसके बाद में 2, उसके बाद में 1। सिर्फ यहां पर देखो 5 वाले में चेंज हुआ हल्का सा, कि 5 की ज्यादा होगी 6 से, बाकी देखो कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डी ब्लॉक से, तो यहां से भी आई का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो ये तो हुई आवर्त की बात, यदि डी ब्लॉक में अपन वर्ग की बात करते, टॉप टू बॉटम जाने की बात कर रहे हैं, जब मैं डी श्रेणी में टॉप से कहां जाऊंगा, बॉटम तक, यानी पैंदे तक जाऊंगा, ऊपर से नीचे जाऊंगा वर्ग में, तो यहां पर एक ट्रिक याद रखनी है, और ट्रिक कुछ नहीं, एक नंबर है वो याद रखना है, 534 534। कितना ध्यान रखना है, 534। मतलब 5D की आई ज्यादा होती है 3D से, और 3D की ज्यादा होती है 4D से। तो इसको आप गोट लेना 534 को, कि 5D श्रेणी जो है इसकी आई ज्यादा होती है 3D से, और 3D की ज्यादा होती है 4D से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि आप इसको नॉर्मली ध्यान रखें, क्योंकि आई से ज्यादा क्वेश्चन जेट में नहीं होंगे, लेकिन ICAR में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहां पर देखिए डी श्रेणी की मैंने बात की। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यदि आपको इस प्रकार पूछ ले कि डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक में से आई किसकी अधिक होती है, तो आपको बताना है कि जो डी है, डी एलिमेंट यानी डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनसे ज्यादा आई होगी एफ ब्लॉक वालों की। किसकी होगी, एफ ब्लॉक वालों की। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एफ ब्लॉक का आपको बताया था मैंने, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, कम होता है, तो यहां पर रिपल्सन कम होगा। इनका जो परिरक्षण प्रभाव है, इनका जो परिरक्षण प्रभाव है वो क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसके कारण परिरक्षण प्रभाव ज्यादा, तो इसकी साइज ज्यादा, और साइज ज्यादा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो एफ ब्लॉक का आई ज्यादा होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट से। इस बात को भी आप ध्यान रखें। अब देखो आई की बात करते हैं नेक्स्ट इसी में। तो आई के पॉइंट कौन कौन से आए वो ध्यान रखना। नंबर 1 चीज, कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। उसके बाद में कर्मागत आई, ध्यान सिर्फ इतना रखना, कर्मागत जो आई है उसके अंदर क्या होगा, कर्मागत आई हमेशा बढ़ती है। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था, आई जो है
ये व्युत्क्रमानुपाती होती है साइज के। और क्या बोल सकता हूं मैं कि आई ई समानुपाती होती है जेड इफेक्टिव के, क्योंकि साइज बढ़ेगी जेड इफेक्टिव क्या होगा, घटेगा, और साइज घटेगी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। और क्या बोल सकते हैं अपन कि जो आई ई है वो सम इलेक्ट्रॉनिक में कैसे होगा, पॉजिटिव वाले को आगे रखना है, उदासीन को बीच में और नेगेटिव को पीछे रखना है। ये बात भी आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या बताया मैंने, यदि समान तत्व हो, यदि समान तत्व के आवेश हो तो क्या रखोगे, पहले पॉजिटिव, उसके बाद में उदासीन, कल वाले साइज वाला ही है, और उसके बाद में नेगेटिव, क्योंकि साइज का क्या होता है, उल्टा होता है। उसके बाद देखिए मैंने अभी बताया था, यदि डी श्रेणी की बात करें, डी श्रेणी वर्ग में, तो आपको क्या ध्यान रखना, 5D की ज्यादा होती है, उसके बाद में 3D, उसके बाद में 4D, यानी 534। उसके बाद में क्या बताया मैंने, एफ ब्लॉक जो है उसकी आई ज्यादा होती है डी ब्लॉक से। उसके बाद में मैंने क्या बताया, यदि डी के आवर्त की बात करें, आवर्त में यदि डी श्रेणी दी रहे तो क्या होगा, साइज का उल्टा कर देना है, जो मैंने बताया था साइज वाले में फेरस कोबाल्ट निकल की बराबर होती है, स्कैंडियम तक बढ़ती चलती है, और कॉपर और जिंक की क्या होती है, घटती रहती है। ये आई का ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद में क्या बताया मैंने कि यदि डी श्रेणी की बात करें तथा इलेक्ट्रॉन एक ही उपकोष से निकले, या कोष की बात करें जैसे 4s से निकल रहा था, तो उस टाइम मैंने क्या बताया था, याद रखना, 10 9 8 7 5 6 4 3 2 1, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा ये क्रम होगा सिर्फ 5 और 6 पे क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इतने ही पॉइंट अपने को ध्यान रखने आईई में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया था मैंने, एंडोथर्मिक क्रमागत वाला, और उसके साथ में सम इलेक्ट्रॉनिक वाला, ये ध्यान रखना है। और डी श्रेणी में 534 वाला, यानी 5D का ज्यादा होता है, उसके बाद में 3D, और 3D के बाद में 4D का। तो यहां से आईई का जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन था वो एप्लीकेशन होता है, इतने पॉइंट को नोट कर ले, ये ही हमेशा ध्यान रखने। और एक बार में आईई याद नहीं होगी, पहले वीडियो को 2 बार देखोगे, उसके बाद में आप अपने हाथ से नोट्स बनाओगे, नोट्स बना के वापस इसको ट्यूशन पे अप्लाई करोगे, तब जाके आईई के ऑर्डर याद होंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस है। ये एक्सेप्शंस नहीं है, ये से मान लो द्वितीय केमिस्ट्री की, यहाँ पर चीजों को समझना होता है। अभी रिवीजन का टाइम है, इसलिए मैंने ये ट्रिक्स तैयार किया ताकि आप जल्दी से चीजों को याद कर ले, क्योंकि 2 महीने में 12 महीने की चीज पढ़ना इतना आसान भी नहीं है। अब देखो मैंने क्या बोला, सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है, तो आप देखिए आईई का सबसे बड़ा एप्लीकेशन होता है कि आप आईई देखकर बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन संख्या बताना होता है। आईई से क्या पता चला, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखो यहां से कैसे पता करना होता है अपने को, आपके पास मान लो आईई फर्स्ट दी हुई रहेगी, आईई सेकंड दी हुई रहेगी, आईई थर्ड दी रहेगी, आईई फोर्थ दी हुई रहेगी। तो आप ध्यान रखिए, जो आईई फोर्थ है, आईई फर्स्ट, आईई सेकंड, आईई थर्ड, आईई फोर्थ, तो आप ध्यान रखें कि आईई जो है जिन 2 आईई के बीच में, जिन 2 आईई के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो चेंज होता है, वो यदि बढ़े, अचानक बढ़े, सडनली बढ़े, अचानक बढ़े, तो जो न्यूनतम आईई है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात समझ में नहीं आई होगी, इसको मैं एग्जांपल पे अप्लाई करता हूं कि मान लो आपके पास कोई एलिमेंट था ए, बोल रहा है कि ए से जब ए प्लस बना तब आपके पास में एनर्जी लगी 200 किलो कैलोरी। कितनी लगी? 200 किलो कैलोरी पर मोल। अब देखिए फिर बोल रहा है ए प्लस से जब ए प्लस 2 था बनाया तब एनर्जी लगी 5000 किलो कैलोरी। कितनी लगी? 5000 किलो कैलोरी पर मोल। अब इधर देखिए ए से जब ए प्लस बना तब कितनी लगी? सिर्फ 200। लेकिन ए प्लस से A2 जब बना तो यहां पर देखो क्या था, 5000 एनर्जी लग गई। इसका मतलब देखो
ए से ए प्लस आसानी से बन गया, मतलब आयतन कोश का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया। इसका मतलब इसका जो आयतन कोश है वो पूरा भरा हुआ नहीं था, क्योंकि पूरा भरा हुआ तो स्थायित्व क्या हो जाता है, ज्यादा। स्थायित्व जिसका ज्यादा होता है उसके इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकाल सकते। पर जैसे ही ए प्लस बना तो यहां पर इसको एनर्जी लगानी पड़ी 5000 किलो कैलोरी। इसका मतलब यहां पर अक्रिय गैस का इसने क्या ले लिया, विन्यास ले लिया, क्योंकि अक्रिय गैस स्थायी होती है। तो बताओ अक्रिय गैस का ले लिया तो इलेक्ट्रॉन कितना निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकला। तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका मतलब यहां पर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितना था, एक इलेक्ट्रॉन था। इस प्रकार बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन निकालना ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल और दे दूं, यदि किसी के नहीं चमका हो तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। वो ऐसे, चलो अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास में है सोडियम, उससे मैं बनाऊंगा Na+, और Na+ से मैं बनाना चाहूंगा Na2+। ये क्वेश्चन IIT में आया था कि यदि Na से Na+ बनता है तो एनर्जी मान लो कितनी लगी, 200 किलो कैलोरी पर मोल। क्या लगी, 200 किलो कैलोरी पर मोल, यानी एक प्लस बनाने के अंदर इसको कितनी लगी, 200 एनर्जी। पर जैसे Na+ से Na2 गया तो इसके अंदर एनर्जी लग गई 10,000 किलो कैलोरी पर मोल। तो देखिए क्या हुआ, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल गया। क्यों निकल गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, 3s2 2s2 2p6 3s1। पर जैसे ये 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 2s2 2p6। बताओ ये अक्रिय गैस का विन्यास है कि नहीं, नियोन का। अक्रिय गैस का विन्यास जो होता है वो स्थायी होता है। स्थायी होता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन आप आसानी से नहीं निकाल सकते। इलेक्ट्रॉन नहीं निकालोगे तो आपको देखो एनर्जी कितनी लगानी पड़ी, 10,000। तो देखो ये क्या हो गई, IE फर्स्ट, ये क्या है, IE सेकंड। बताओ कितने चेंज आया सबसे ज्यादा, IE फर्स्ट IE सेकंड के बीच में चेंज देखो कितने का आ गया, कितने का आ गया, 9,800 का। कितने का आ गया, 9,800। इंक्रीज जो है, चेंज जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। तो मैंने क्या बोला, न्यूनतम वाली जो आई हुई है उसकी संख्या देखो 1, तो उतना ही क्या हो जाएगा बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ये क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया था कि सोडियम +1 ऑक्सीकरण अवस्था ही दिखा पाता है, +2 नहीं। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस के बराबर हो जाता है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकाला जा सकता। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट समझ में आया होगा, बाह्यतम कोश की संख्या निकालना। तो आप ध्यान रखिए, अब यहां पर जो सस्पेंस आता है वो क्या क्या आता है कि कई लोगों के दिमाग में आता है कि सर अपन ने पढ़ा था कि जो अक्रिय गैस होती है उसका आकार, उसका जो आकार होता है वो क्या होता है, अपने आवर्त में सबसे अधिक होता है, और सबसे अधिक होता है तो उसकी तो IE जो है वो क्या होनी चाहिए थी, न्यूनतम, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन। पर ऐसा नहीं है, यहां पर कॉन्सेप्ट किसका है, Z इफेक्टिव का है, प्लस यहां पर इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसा है, स्टेबल है। इसलिए यहां पर अब की बार आकार का नहीं होगा, यहां पर किसकी बात होगी, स्टेबल विन्यास की बात होगी, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन दान नहीं करना चाहता। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट है, और लास्ट पॉइंट क्या है समझिए इसको। यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए अर्धपूरित विन्यास और पूर्ण पूरित विन्यास, और इनमें पूछ ले कि IE किसकी ज्यादा होगी, तो आप बताओगे पूर्ण पूरित की। जैसे बोले D5 और D10 है, किसका ज्यादा होगा, D10 की। यदि S1 और S2 है तो ज्यादा कौन होगा, S2 का। मान लो F7 और F14 है तो ज्यादा कौन होगा, F14 होगा। मान लो P3 है और P6 है तो ज्यादा किसकी होगी, IE P6 की होगी, क्योंकि पूरा भरा हुआ क्या होता है, स्टेबल होता है। यहां से
एक क्वेश्चन करवाता हूं जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कथन वाले क्वेश्चनों के अंदर, और ऐसा क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको मिलेगा आईसीएआर में। उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आईई फर्स्ट यानी पहली आईई वो मैग्नीशियम की ज्यादा होती है सोडियम से, लेकिन आईई सेकंड सोडियम की ज्यादा होती है मैग्नीशियम से। इसको प्रूफ करते हैं। तो जब भी आपको आईई का ऑर्डर पूछे तो आपका पहला काम है उसका धनायन बनाओ, और उसके बाद में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करो, उसके बाद में क्या लगाओ रूल। तो अपन पहले इसका बनाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, आईई ज्यादा मैग्नीशियम और सोडियम की, तो अपन आईई फर्स्ट की बात करते हैं। मैग्नीशियम और इधर अपने पास में क्या है, सोडियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, नियोन 3s2, और ये क्या है, नियोन 3s1। यहां पर देखो s पूरा भरा हुआ है, यहां पर s आधा खाली है। तो यहां पर जो मैग्नीशियम है इसकी आईई क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आईई फर्स्ट किसकी ज्यादा होगी, मैग्नीशियम की। अब बोल रहा है आईई सेकंड चेक करो। तो आईई सेकंड चेक करने का मतलब है पहले आईई सेकंड किस पे लागू होगी, तो मैग्नीशियम से बनेगा मैग्नीशियम +1, और उस पे लगेगी क्या, आईई2, आईई1 तो यहां पर बात चल रही थी। और सोडियम से क्या बन गया, Na+, तब लगी आईई फर्स्ट। अभी अपने को बात किसकी करनी है, आईई सेकंड की। तो अपने को जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाना वो लगाना Mg+ और Na+ पर। Mg+, ये मेरे पास Mg+ है और यहां पर है Na+, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब लिखो। तो इसका क्या हो जाएगा, नियोन 3s1, और इसका क्या हो जाएगा, नियोन, और 3s के अंदर 0, मतलब 3s है ही नहीं। अब देखो ये अक्रिय गैस विन्यास हो गया, और अक्रिय गैस विन्यास इससे ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए आईई सेकंड किसकी ज्यादा हो जाएगी, Na+ की। ऐसे क्वेश्चन मैग्नीज वगैरह है, क्रोमियम वगैरह है, इनमें बार बार पूछा जाता है कि कॉपर और जो जिंक है उसमें कॉपर की आईई फर्स्ट ज्यादा नहीं होती, जिंक की ज्यादा होती है, और उसके बाद में सेकंड आईई कॉपर की ज्यादा हो जाती। क्यों, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का खेल है। तो इस प्रकार आईई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि कंप्लीट आईई समझ में आई। एक बार में याद नहीं होगी, पहले वीडियो को 2 बार देखें, उसके बाद में नोट्स बनाए और उसके बाद में इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करें, बिल्कुल आसान हो जाएगा। कोई भी पॉइंट को छोड़िए नहीं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। शुरू में जो बात बताई थी वो ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नहीं किया है तो, प्लस ऐप पे जाकर अपना सब्सक्रिप्शन लें, कोर्स को ज्वाइन करिए। इसी प्रकार से जल्दी जल्दी आपका रिवीजन करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने चांद को देखते रहो।